नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव आज आपसे बातें करने वाला हूं यूरोपियों का भारत में आगमन के संदर्भ में। यहां भारत का संदर्भ या भारत का अर्थ संपूर्ण भारतीय उप महाद्वीप से है। आधुनिक राजनैतिक भारत के संदर्भ में ये बातें नहीं हो रही है, यानी वह भारत जो आजादी के पूर्व था, यानी वर्तमान सरकार का अखंड भारत। वर्तमान सरकार की राजनैतिक संकल्पना अखंड भारत के संदर्भ में ये बातें हो रही है। अब हम इन परिस्थितियों को उस भारत में, यानी उस अखंड भारत में यूरोपीय कैसे आए, क्यों आए, क्या वो कारण रहा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में हम दो बातें जानने की कोशिश करेंगे। पहला, यूरोपीय यानी यूरोप की परिस्थितियां। दूसरा, भारत की परिस्थितियां। अब मैं अब 15वीं शताब्दी के इर्द गिर्द यूरोप और भारत दोनों की परिस्थितियों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उन परिस्थितियों में दोनों देशों का, यूरोप और भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों यूरोप के लोग अपने घर बार छोड़कर इतने दूर भारत की तरफ वो आते हैं, अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए, अपने उपनिवेश को स्थापित करने के लिए। और इसी संदर्भ में हम उपनिवेशवाद को भी जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या रहा, क्या है। सबसे पहले हम यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं उपनिवेशवाद को। उपनिवेशवाद क्या है? अगर हम लोग इसको ठेठ भाषा में अगर हम समझे तो किसी क्षेत्र विशेष में कब्जा कर उसका दोहन। अब ये दोहन दो संदर्भों में हो सकता है। एक, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। दूसरा, मानवीय संसाधनों का दोहन अब इसे इस रूप में समझते हैं कि ये निवेश वाद सिर्फ दोहन तक सीमित नहीं रहकर इसका विस्तार राजनैतिक सत्ता तक हो जाता है। राजनैतिक सत्ता तक विस्तार का अर्थ हुआ कि न सिर्फ उस क्षेत्र विशेष का आर्थिक रूप से दोहन कर रहे होते हैं, बल्कि राजनैतिक सत्ता पर स्वयं को स्थापित कर या अपने द्वारा पपेट गवर्नमेंट को बनाकर लोग या कोई दूसरा राष्ट्र ऐसी नीतियां या परिस्थितियां बनाता है
ताकि शासन प्रशासन की प्रत्येक नीति उस शासन करने वाले राष्ट्र या कब्जा जमाए वर्ग या शासक वर्ग पर को अंतिम रूप से लाभ पहुंचा सके। यानी इस राजनैतिक सत्ता का उद्देश्य उपनिवेश स्थापित किए करने वाले राष्ट्र स्थापित करने वाले राष्ट्र के हित में पॉलिसी बनाना। में नीतियों का निर्माण करना। अब इसे इस रूप में समझते हैं कि शासन और प्रशासन कब्जा जमाए राष्ट्र के हित में काम करेगा, राष्ट्र के हित में काम करेगा। उपनिवेशवाद का उद्देश्य आर्थिक दोहन है। इसी आर्थिक दोहन के लिए राजनैतिक सत्ता स्थापित किया गया या राजनैतिक सत्ता पर कब्जा किया गया। कब्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। और ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कब्जा किए गए राष्ट्र में ये अपने उपनिवेश में उपनिवेश स्थापित करने वाले राष्ट्र ऐसे पॉलिसी के लिए बाध्य करेंगे शासन को कि वो उनके आर्थिक सरोकार से यानी उनके आर्थिक दोहन को सपोर्ट करे। अब हम आते हैं यूरोप की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप की स्थिति, यूरोप की स्थिति यानी यूरोप के समस्त स्थिति को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला है राजनैतिक स्थिति, दूसरा धार्मिक स्थिति, तीसरा आर्थिक स्थिति, चौथा सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो यूरोप की स्थिति यह थी कि 5वीं सदी के बाद रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। महान रोमन साम्राज्य का पतन हुआ 5वीं सदी के बाद। महान रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। अब ये पतन होने के बाद की स्थिति क्या रही इसे जानते हैं। अब यहां शक्ति का बी केंद्र, जहां रोमन साम्राज्य एक सेंट्रलाइज सत्ता थी यानी सत्ता रोमन साम्राज्य के शासक वर्ग या शासक में निहित थी, वहीं दूसरी तरफ जब ये रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ सत्ता कई वर्गों में बट जाते हैं और यहीं से सामंतवाद का उदय होता है। यानी 5वीं सदी के बाद यूरोप में सामंतवाद आ गया।
अब इस सामंतवाद ने अपना अलग प्रभाव छोड़ा। भारत के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, बड़े साम्राज्य का पतन हुआ, छोटे छोटे कई साम्राज्य बने। वैसे ही यहां भी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो छोटे छोटे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और शक्तियां जो है उस सामंतों के बीच बंटती गई। अब सामंतवाद आ चुका था और ये सामंतों में भी कई स्तर थे, कई स्तर थे, यानी कि बड़ा सामंत, छोटा सामंत, उसके नीचे छोटा सामंत, इस तरीके से कई स्तर, कई लेयर्स बने। अब आते हैं हम धार्मिक स्थितियों की बात करें तो पोप, चर्च, ये शक्तिशाली हो गए। भारत के संदर्भ में भी समझते हैं कि धर्म और शासक वर्ग में एक साठ गांठ रहा। जहां एक क्षत्रिय वर्ग था तो ब्राह्मणों, जो इंटेलेक्चुअल क्लास माना जाता था, वो क्षत्रियों के या शासक वर्ग के सत्ता को प्रतिस्थापित या सर्टिफाइड करने का कार्य करता था। तो वैसे ही ये साठगांठ यहां भी थी। धर्म के नाम पर चर्च या पादरियों का बहुत ज्यादा शासन में इंटरफेयर था। वो विशेष वर्ग थे। आगे पढ़ेंगे कि आप वो यूरोप में कोई पाप करते थे लोग तो स्वर्ग जाने का टिकट तक बिकता था। यानी धर्म की स्थिति खराब हो रही थी। धार्मिक रूप से लोग आडंबर में बदलते जा रहे थे। धार्मिक आडंबरों में का कारण था चर्च और पोप या पादरियों का बोलबाला बढ़ा हुआ था और कहीं न कहीं इनकी सत्ता की चुनौती तत्कालीन शासन नहीं करती थी। यानी दोनों के बीच एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। आर्थिक सरोकार की बात करें तो सामंती व्यवस्था तो थी, लेकिन पूंजी या राष्ट्रीय आय कहा जाए का मुख्य स्रोत कृषि ही था। का मुख्य स्रोत कृषि, यानी अर्थव्यवस्था जो थी भूमि और कृषि पर आधारित थी। अब व्यापार में नगण्य इन्वॉल्वमेंट था। व्यापार से आय नगण्य था, यानी बहुत लेस मात्रा में लोग व्यापार में इन्वॉल्व थे। सामाजिक स्थितियां क्या थी? समाज सामंत और कृषि और कृषि दास में बटा हुआ था। अब इसे सामंत को नाइट कहा जाता था और इसको सर्फ्स कहा जाता था, कृषि दासों को। और ये दोनों की स्थितियां क्या थी? धीरे धीरे तनाव, दोनों के बीच संघर्ष ऐसा हुआ कि तनाव की स्थिति बनती जा रही थी। अब इस सामाजिक तनाव को थोड़ा समझते हैं कि सामाजिक तनाव को थोड़ा समझते हैं कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच कई कृषक विद्रोह हुए। अब इस विद्रोह के कारणों में थोड़ा घुसने की कोशिश हम लोग करते हैं।
कि हुआ यूं कि 10वीं से 14वीं सदी के बीच जनसंख्या जो था वो तेजी से बढ़ा है। सामंतों ने, चूंकि मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था, यानी मुख्य आर्थिक सरोकार कृषि से था, तो 12वीं सदी के इर्द गिर्द कृषक सामंतों ने 12वीं सदी के आसपास सामंतों ने कृषि में निवेश किया। यह निवेश तकनीक के रूप में था। कुछ कृषक तकनीक जो थे उन्होंने विकसित तकनीक को इन्होंने खरीदा और कृषि के क्षेत्र में लगाया ताकि कृषि में उत्पादन बढ़े। अब चूंकि भूमि का क्षेत्र सीमित था और इस तकनीक का भी जो तकनीक उस समय के तकनीक जो प्रयोग हो रहे थे उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनकी भी सीमाएं निर्धारित थी। अतः यहां पर तनाव की स्थिति यह आई कि इस तकनीक के कारण जो उत्पादन बढ़ा, लेकिन जिस रेस्पेक्ट से जनसंख्या बढ़ा, ये दोनों के बीच, उत्पादन और जनसंख्या के बीच संतुलन नहीं हो पाया। अर्थात अर्थात जनसंख्या का बढ़ोतरी तेजी से हुआ, एकाएक जनसंख्या तेजी से बढ़ा और उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ा। अब इसका एक तरह से ये उत्पादन की बढ़ोतरी एक संतृप्तता की स्थिति तक पहुंच गई थी कि अब इससे ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में क्या हुआ कि 1348 के आसपास 1348 के आसपास प्राकृतिक आपदा के रूप में प्लेग फैल गया। ये प्लेग उस समय महामारी थी और प्लेग फैलने के कारण जनसंख्या का बहुत बड़ा पार्ट जीवित नहीं बचा। अब चूंकि जनसंख्या परिणाम, प्लेग का परिणाम क्या हुआ? जनसंख्या कमा। अब दूसरा युद्ध। उस समय आपस में काफी युद्ध लड़ा यूरोप। छोटे छोटे राज्य अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राजनीतिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहे थे। प्लेग और युद्ध ने मिलकर, दोनों ने मिलकर क्या किया? जनसंख्या को कम कर दिया। अब हमारी अर्थव्यवस्था का, यूरोप की अर्थव्यवस्था का मूल कृषि कर्म था। कृषि कर्म जन पर आधारित था। अब जन कम गए
अतः कृषि में कम लोग लगे, अतः उत्पादन कमा। उत्पादन कमा तो सामंतों का आय भी कमा। अब सामंतों का आय कम हुआ। जैसे ही सामंतों का आय कम हुआ, क्योंकि वो इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने तकनीक में इन्वेस्ट किया था, उनके पास भूमि थे, तो अत्यधिक उत्पादन के लिए वो अपने कृषि दासों पर अत्याचार को बढ़ा दिया। और जब कम उत्पादन के कारण कृषि दासों पर सामंतों ने अत्याचार बढ़ा दिया। नतीजा 14वीं शताब्दी, 14वीं से 15वीं शताब्दी में, सदी में के इर्द गिर्द कृषक जमीन छोड़कर भागने लगे। अब और कई कृषक विद्रोह यूरोप में हुए। सेम यही परिस्थितियां भारत के कई क्षेत्रों में भी रहा है। जब टैक्सेस बढ़ाए गए, उत्पादन कम हुआ, तो यहां भी कृषक अपने जमींदारों के जमीन को छोड़कर भागते थे, दूसरे क्षेत्र में भाग जाते थे। कई जगहों पर कृषक विद्रोह भी होते थे। सेम एज यूरोप में भी यही बातें हुई। अब अब हम आते हैं कि इस कारण 14वीं शताब्दी आते आते सदी आते आते सामंती व्यवस्था कमजोर हो रही थी। व्यवस्था व्यवस्था कमजोर हो रही थी। अब थोड़ा सामंती व्यवस्था के संबंधों को समझते हैं। कि यहां नाइट नाइट्स यानी कि बड़े सामंत होते थे और कृषक दास होते थे। ये कृषक दास इन्हीं के तारतम्य से वो कृषक अर्थव्यवस्था चलती थी। ये इन दोनों के अंतर संबंधों को में नाइट्स का उम्मीद होता था कि
इन दोनों के अंतः संबंधों में को समझते हैं। नाइट्स की उम्मीद होती थी कि कृषक या कृषिदास ईमानदारी पूर्वक अपना अधिशेष जमा करे। अब इस अधिशेष के बदले में सामंत सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, आदि आदि प्रदान करते थे कि भाई मैं यहां का नाइट्स हूं, तुम्हारा तुमको सुरक्षा दिया जाएगा, तुमको न्याय मिलेगा, तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो। अब यह व्यवस्था जो था परस्पर सामंत एवं कृषिदास के परस्पर विश्वास के परस्पर विश्वास एवं संरक्षण पर आधारित था। विश्वास और परस्पर संरक्षण पर आधारित था। अब अगर कृषिगत आय ज्यादा है तो अगर कृषिगत आय ज्यादा है तो मोटा मोटी सामंत को ज्यादा आमदनी होती थी, सामंत खुश होते थे। और चूंकि सामंतों का कई स्तर था, एक स्तर नहीं था, तो वो कृषि अधिशेष सभी स्तरों पे बंटते थे। और अगर आय ज्यादा तो सामंतों की स्थिति अच्छी होगी, आय कम या कृषि की स्थिति खराब तो सामंतों की आय कमेगी। सामंतों की ये जो अंतर संबंध था 5वीं से 14वीं सदी तक यह व्यवस्था अपने चरम पर रहा और संपूर्ण यूरोप में यही सामंती व्यवस्था चलते रही। सामंत जो थे समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग थे और 14वीं शताब्दी तक आते आते ये व्यवस्था कमजोर होने लगी। और इसके कमजोर होने का कारण मैंने पहले बताया कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा, प्लेग और युद्ध ने जनसंख्या पे असर डाला और जनसंख्या पे असर डालने के बाद जन जो है इससे दूर होते चले गए, कृषि कर्म से आय कम था तो वो लोग जमीन छोड़ते थे, दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। तो यहां ये समझते हैं कि 5वीं सदी से 14वीं सदी तक सामंतवाद यूरोप में चरम पर था। इसके बाद ये 14वीं शताब्दी के बाद ये व्यवस्था ध्वस्त होने लगा और कोई भी व्यवस्था
14वीं सदी के बाद यह व्यवस्था कमजोर हुआ। के बाद की स्थिति। अब इसे इस रूप में समझते हैं कि कोई भी व्यवस्था जो होती है, जो लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था है, वो यकाएक ध्वस्त नहीं होती, अचानक से ध्वस्त नहीं होती, बल्कि वो अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए कोशिश करती है कि ये व्यवस्था में सुधार करे, पुनर्मूल्यांकन करती है और व्यवस्था में सुधार करे। और तो यहां एक धारा ये रहा कि एक मूल सामंतवाद से एक वर्ग जब डिक्लाइन होने लगा तो वो उस कर्म से बाहर भागा, उस कर्म से बाहर हटा। दूसरा वर्ग हुआ कि जिसने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया, और जब वो रिकंस्ट्रक्ट करेगा तो अपनी ही पुरानी व्यवस्था को फिर से उसमें सुधार करेगा। इन चीजों को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों प्रवृत्तियां देखने को मिली यूरोप में। तो यहां पर हम यूरोप को दो भागों में बांटते हैं, एक पश्चिमी यूरोप, दूसरा पूर्वी यूरोप। अब पश्चिमी यूरोप में देश आए इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ईटीसी। पूर्वी यूरोप में देश आए पोलैंड, रूस, हंगरी, ईटीसी। जो बहुत सारे देश थे। अब ये आप देखेंगे, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, प्रथम चरण में जब उपनिवेशवाद को जब पढ़ेंगे आप तो देखेंगे यही कंट्री आपको उपनिवेश स्थापित करता हुआ दिखेगा। खैर, हम लोग यहां पे आते हैं कि पश्चिमी यूरोप की स्थितियां क्या हुई। जब सामंतवाद ढहा तो सामंतों ने अपनी पूंजी का निवेश उद्योग, नगरीकरण, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य में इन्वेस्ट किया। वाणिज्य में इन्वेस्ट किया। अब इसे आधुनिक संदर्भ में भी समझने की कोशिश करते हैं। पूंजी कहां है? उन लोगों के पास है जो पहले से ही रिच रहे, जिनके पास भूमि रहा। यूरोप में भी वो स्थिति थी, सामंतों के पास बड़ा क्षेत्र था, कृषि अधिशेष आते थे उनके पास, कई जगहों से आते थे। तो नतीजा ये था
कि वो उनके पास पैसे या पूंजी था, उन्होंने जब सामंतवाद को ढहते हुए देखा तो अपने लिए उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट, अपने पूंजी का निवेश व्यापार वाणिज्य में किया, उद्योग में किया, इन जगहों पे वो करना शुरू कर दिए। अब आधुनिक संदर्भ में देखें, अभी जो नगरीकरण हो रहा है, बड़े मॉडर्न सिटी बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, वहां कौन सा वर्ग पैसा लगा रहा है? जिनके पास जमीन ज्यादा है, जिनके पास जमीन ज्यादा है वो किसी बड़े बिल्डर्स को दे रहे हैं अपनी जमीन, 50-50% का रेशियो है, उनको 50% फ्लैट मिल जाते हैं, या जो भी दोनों के बीच, बिल्डर्स और जमीन मालिक के बीच जो भी। तो जमीन मालिक का मतलब क्या? वही सामंत वर्ग, जमींदार वर्ग, जमीन तो उन्हीं के पास थी। दूसरी बात है कि वो या तो अभी बड़े बड़े जो मॉल, शोरूम्स वगैरह दिखते हैं, आप जब उनके गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पैसों का इन्वेस्टमेंट किस वर्ग का है, पता चलेगा वही सामंती वर्ग वहां पे पैसा लगा रखा है, बड़े बड़े व्यापार में, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बिजनेस को स्थापित किए हुए है ना। तो एक दूसरा वर्ग व्यापार और वाणिज्य स्थापित करने में व्यापारी वर्ग है। तो व्यापार और व्यापारी वर्ग उन सामंतों के साथ तारतम्य बिठाकर एक बड़ा पूंजीपति वर्ग बनाते गया। यूरोप में भी यही चीज हुआ, वहां के बैंकर्स या बड़े शाहूकार और तथाकथित जो सामंत वर्ग थे, उन्होंने व्यापार और नगरीकरण में और उद्योग में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया। इसके विपरीत पूर्वी यूरोप ने क्या किया कि ये पुरानी व्यवस्था को, पुरानी सामंती व्यवस्था को रिकंस्ट्रक्शन किया, उसमें कुछ सुधार किए, और जब उस सुधार को उन्होंने किया तो उस सामंती व्यवस्था का औचित्य यहां बना रहा। लेकिन वहां के सामंतों ने, चूंकि पूंजी का प्रवाह वहां कृषि के क्षेत्र में था, तो उद्योग और वाणिज्य वहां कम स्थापित हुए। नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप, जहां एक तरफ पूंजीपति वर्ग के कारण, उन्हीं सामंतों के कारण एक औद्योगिक कंट्री के रूप में, एक औद्योगिक देश के रूप में स्थापित होते चला जा रहा था, पूर्वी यूरोप उसके कच्चे माल का आयातक बनता गया और उसके बने बनाए, पश्चिमी यूरोप के बने माल का वो बाजार बना। ये दो अंतर यहां पे दिखा। और जब यही पूंजीपति वर्ग ने पैसा जब इन्वेस्ट करते हुए अपने व्यापार को और बढ़ाया, तो उनको और कच्चे माल की आवश्यकता हुई, उनके लिए और नए बाजारों की जो आवश्यकता हुई, और नए क्षेत्र की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने नए क्षेत्र को तलाश किया। फलतः साम्राज्यवाद फैला, उपनिवेशवाद फैला, और उसका नतीजा हुआ यूरोप के ये कंट्री जो हैं, आपको मैंने जो बताया कि पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, स्पेन, ये उपनिवेश स्थापित करते हुए दिखे। अब तो इस प्रकार हम राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, ये सभी अंतर संबंधों को, यूरोप के सभी अंतर संबंधों को हम लोग समझते हैं कि जहां एक तरफ सामंतवाद का पतन हो रहा था, धर्म में पोप और चर्च का बोलबाला था, आर्थिक रूप से मुख्य डिपेंडेंसी
कृषि कर्म या व्यापार पे था। जो ट्रांसफॉर्मेशन पश्चिमी यूरोप में हुआ, वो पश्चिमी यूरोप में ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ सामंतवाद के पतन के कारण कि वो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और नगरीकरण में उन्होंने पूंजी का निवेश किया, जिसका नतीजा हुआ कि उनको अपने कच्चे माल के लिए नए क्षेत्र की आवश्यकता हुई और बने बनाए माल के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। वही पश्चिमी पूर्वी यूरोप में कच्चे माल का उत्पादक क्षेत्र बना और वो उनके बाजार बने। बाद में भले ही उन्होंने औद्योगिक रूप से विकास किया। वही सामाजिक स्थिति देखे तो समाज में एक वर्ग नाइट्स थे समाज, और एक वर्ग कृषिदास था। कृषिदासों की स्थिति बहुत बुरी थी। नाइट्स जो कि सामंत थे, दोनों के बीच तनाव की स्थिति रही और वो तनाव ने कृषक विद्रोह कराया। कृषक विद्रोह के कारण सामंती व्यवस्था कमजोर हुई। जो वर्ग उससे पूंजीपति वर्ग या बड़े पैसे वाले वर्ग, जो सामंत वर्ग थे, वो जो जुड़े हुए थे, उनका डाइवर्जन, उनका एक तरह से कहें कि कृषि से विमुख हुए और वो कृषि कर्म या कृषि अधिशेष से विमुख होकर वो उद्योग की तरफ बढ़े। ये परिस्थितियां ही यूरोप की, ये परिस्थितियां धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां आपको समझनी थी। थैंक यू, धन्यवाद।